नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब ऐसी एक शरीर की जो तकलीफ है जो कि हमारे रोग प्रतिकार शक्ति के कंफ्यूजन की वजह से होती है, और ये हमारे जॉइंट्स में होती है, जो हमारे हड्डियों के जो जॉइंट्स रहते हैं। और ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है, काफ़ी क्रॉनिक समय तक ये कंडीशन जो है वो हमारे शरीर में रहती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी बॉडी की वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पेन जो होता है। हम लोग देखा जाए तो काफ़ी समय तक हम लोग बैठे ही रहते हैं, काफ़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, लाइफस्टाइल काफ़ी जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे वीडियो में समझने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, इसकी अलग अलग स्टेजेस के बारे में, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो is a type of arthritis where your immune system attacks the tissue lying the joints on both side of the body। तो ये जो जॉइंट्स रहते हैं, जब मैंने जॉइंट का स्ट्रक्चर पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि वहाँ पे जो टिश्यूज रहते हैं, जो भी जॉइंट्स रहता है वहाँ पे टिश्यूज रहते हैं, पहले वहाँ पे धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू होता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम रहता है बाय डिफॉल्ट वहाँ पे वो अटैक करता है और वहाँ के पोर्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। और ये दोनों तरह के जॉइंट्स के होता है। मतलब क्या कि अगर शोल्डर में अगर होगा तो दोनों भी शोल्डर में होगा, अगर एल्बो में होगा तो दोनों एल्बो में होगा, अगर फिंगर्स में होगा तो दोनों फिंगर्स में होगा, नीज में होगा तो दोनों नीज में ही होगा, ये दोनों साइड में रहेगा, और हिप में रहेगा तो दोनों साइड पोर्शन में ये रहेगा। इट में अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी टू। मतलब अगर ये इन्फेक्शन अगर हमारे जॉइंट में होता है तो जैसे धीरे धीरे फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इन्फेक्शन हमारे बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाता है। जब ये सीवियर कंडीशन हो जाता है तो बॉडी के दूसरे अंग को जो है वो उसे भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिसीज दैट इज क्रॉनिक, दैट इज ऑनगोइंग। It occurs in joints on both sides of your body, which makes it different from other type of arthritis. You may have the pain and inflammation in your तो ये एक ऐसी एक खासियत है इस कंडीशन की, ये जो जॉइंट को पकड़ता है वो दोनों तरह के जॉइंट्स को ये पकड़ लेता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नी को पकड़ेगा और दोनों तरह के पकड़ेगा। तो यही एक इस कंडीशन की खासियत है जो कि बाकी इन्फ्लामेशन से इसे डिफरेंशिएट करती है। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमारे देखते हैं काफी ज्यादा पेन और सूजन जो है वो जॉइंट्स में हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो कौन से पार्ट पे होता है? एक तो फिंगर्स पे, उंगलियों में ज्यादा होगा, हाथ पे, हैंड्स, एल्बो, शोल्डर्स वगैरह, रिस्ट पे होगा, कलाइयों में, नीज जो हमारे घुटने वगैरह हैं, एंकल जो एडी है वहां पे, फीट सबसे नीचे देखते हैं कि जो उंगलियों के जो जॉइंट्स, पैरों के जो टॉयज हैं वहां पे सबसे ज्यादा ये होने के चांसेस रहते हैं। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लामेशन डैमेज द कार्टिलेज व्हिच नॉर्मली एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन योर जॉइंट। इन टाइम this can deform your joint, eventually your bone itself erode, this can lead to the fusion of your joint। क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है, तकलीफ बढ़ती जाती है, जो कार्टिलेज है, अब कार्टिलेज के बारे में डिटेल समझना है तो कल के और पहले के वीडियोस पूरा समझ लीजिए। मैंने अच्छे खासे से इन्फॉर्मेशन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये आउटर लाइन को जो पकड़ता है, मतलब बाहर की जो बाहर लाइनिंग में जो टिश्यूज है पहले उस पर अटैक करता है, फिर धीरे धीरे कार्टिलेज पे जाता है, कार्टिलेज को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है, दोनों जॉइंट्स के बीच कितना डिस्टर्ब कर लेता है कि दोनों जॉइंट आपस में मिल जाते हैं और एक काफी वर्स सिचुएशन जो है ये हो जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक सेल्स इन योर इम्यून सिस्टम एट दिस प्रोसेस, these substances are produced in your joint but also circulate in and cause the symptoms throughout your body। तो एक जैसे मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम जो है वो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, एक कंफ्यूजन आ जाता है। तो कंफ्यूजन किस तरीके से होता है इम्यून सिस्टम, ये मैं पहले के वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं, और उसका एक शॉर्ट जो बनाया हुआ है वो दोनों वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो किस तरीके से कंफ्यूजन आता है, तो उसमें जो कुछ सेल्स हैं वो मिसगाइडेडली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और जो पार्ट है उससे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और वर्स हो जाती है। और जैसे जैसे वर्स होती है तो इसका जो इन्फेक्शन है बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी ये फैलना शुरू हो जाता है। इन एडिशन टू अफेक्टिंग योर जॉइंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस समटाइम अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, आई, माउथ, लंग्स एंड हार्ट। तो कौन से ऐसे हिस्से हैं जो हमारे शरीर को वो अफेक्ट करता है? एक है स्किन, चमड़ी पे भी देखने को मिलता है उसका साइड इफेक्ट। आईज पे, हमारे आंखों में जो तकलीफ होती है, इसके बारे में मैंने आईज के टॉपिक में क्लियर कर चुका हूँ। माउथ में होता है, लंग्स में होता है, हार्ट में भी इसकी तकलीफ है। जब ये काफी वर्स सिचुएशन हो जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर के हर अंग में इसका इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। एज ऑफ ऑनसेट ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
कौन सी ऐसी एज है या फिर कब जो है वो हमारे शरीर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या फिर उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली स्टार्ट टू डेवलप बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 60। तो 30 से 60 साल के बीच में अमूमन ये होने के चांसेस रहते हैं और एक एवरेज जो देखा गया है, ठीक है। एनीवन कैन डेवलप रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर जो वयस्क जिसे हम लोग कहते हैं बूढ़ा है, उनमें किसी को भी ये होने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। योरा क्या कंडीशन होती है कि अगर चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट और वो बिटवीन द एज ऑफ 16 to 40, तो बच्चे और एडल्ट हैं जो कि एज जिनकी 16 से 40 साल के बीच में है, तो इसे कहा जाता है यंग ऑनसेट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेटेड है योरा। योरा मतलब यंग ऑनसेट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि 16 से 40 साल के बीच में अगर ये होता है तो इस कंडीशन को ये नाम दिया गया है। अगर 60 साल के बाद अगर होता है, पीपल्स हु डेवलप द सिम्टम्स आफ्टर द एज 60, उसे कहा जाता है लेटर ऑनसेट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका एब्रिवेशन है LORA यानी कि लोरा, ठीक है। तो इसे एब्रिवेशन के नाम से इसे इंडिकेशन दिया जाता है ताकि ये इजीली समझने के लिए आसान रहता है। स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कौन सी स्टेजेस हैं जो कि जैसे जैसे ये क्या क्या हमारे शरीर में अगर आता है तो क्या क्या वर्स सिचुएशन जो है वो करता जाता है। तो पहली स्टेज जो होती है स्टेज 1, टिश्यू अराउंड योर जॉइंट और जॉइंट्स is inflamed, have some pain and stiffness. Specifically, specialists won't see the destructive changes in your bone in X-ray. तो धीरे धीरे क्या करेगा, पहले वो जब अटैक होता है इस इम्यून सिस्टम के डैमेजेस की वजह से, तो पहले जो बाहर के टिश्यूज हैं उसको अफेक्ट करेगा। तो जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली जो रूमेटोलॉजिस्ट रहते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट रहते हैं जॉइंट के इन्फेक्शन में, तो वो क्या आपके जब एक्सरे करेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर है उससे डैमेज जो है उसका डिस्ट्रक्टिव उन्हें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर के टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होते हुए उन्हें दिखाई देंगे। और कुछ ज्यादा हम देखते हैं कि जो जॉइंट्स वगैरह उसमें थोड़ा सा सूजन आना भी उन्हें देखने को मिलेगा। स्टेज 2, द इन्फ्लेमेशन हैज बिगन टू डैमेज द कार्टिलेज इन योर जॉइंट, यू माइट नोटिस द स्टिफनेस एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है कि ये जैसे कि जॉइंट है ना, ये एक फिंगर का देखिए, तो यहाँ से ये बड़ा हो जाता है इस तरीके से, ये ऐसा सूजन आ जाती है, ये मोटे हो जाते हैं जॉइंट्स एकदम। तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है एक स्टेज के बाद। धीरे धीरे अब क्या करेंगे, वो कार्टिलेज जो कि एक कुशन प्रोवाइड करती है बोन्स को और उसके फ्रिक्शन को ना होने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। कार्टिलेज की पूरी जानकारी कल के वीडियो शॉर्ट्स में आप समझ सकते हैं। तो जो उसको फिर डैमेज करना शुरू कर देती है। अब वो डैमेज होगी तो फ्रिक्शन बढ़ना जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आ जाएगी। जो स्मूथली जो जॉइंट मूव कर रहा है वो मूव नहीं कर पाएगा, एक स्टिफनेस आ जाएगी। जो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने देखो इस तरीके से अगर मैं फिंगर जो है वो कर रहा हूँ, तो अगर मैं जैसे अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर होता है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, मुझे इस तरीके से तकलीफ होगी, इस तरीके से सूजन होगी, तो उंगलियां मेरी प्रॉपर तरीके से मेरे साथ कोऑर्डिनेट जो है वो नहीं करेंगे और ये पूरा सूजन जो है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। उसकी सूजन काफी ज्यादा देखने को मिलती है हमारे आंखों में कि हर जॉइंट जो है फिंगर का यहाँ का वो सूजा हुआ दिखाई देगा। स्टेज 3, द इन्फ्लेमेशन इज सो सीवियर दैट इट डैमेज योर बोन्स, you will have more pain, stiffness and even the less range of motion. Then in stage 2 you may start to see the physical changes. तो अब स्टेज 3 में इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है और जो मोशन है काफी और रिड्यूस हो जाती है, आपकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। और जो अभी क्या होता है, पूरा बोन्स, अभी कार्टिलेज तो अफेक्ट हो गया, बोन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, बोन के स्ट्रक्चर को जो है अफेक्ट करना शुरू कर देता है, बोन में काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन आती है। ठीक है, स्टेज 4 क्या होता है, इन दिस स्टेज द इन्फ्लेमेशन स्टॉप बट योर जॉइंट कीप गेटिंग वर्स, यू विल हैव सीवियर पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड द लॉस ऑफ मोबिलिटी। इस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जो है वो अब उसकी जो लेवल है वो रुक जाती है, लेकिन उसने इतना नुकसान पहुंचा दिया जाता है इस इन्फ्लेमेशन ने। और इन्फ्लेमेशन कैसे होता है इम्यून सिस्टम के मिसगाइडेंस की वजह से, ये मैं पहले के वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। तो ये इतना हो जाता है कि अब वो एक लेवल पे आ जाता है, उसके बाद बोन्स इतनी अफेक्ट हो जाती हैं कि बोन्स अपने आप को और वर्स होती जाती हैं, वो क्योंकि उनके सामने उन्हें प्रोटेक्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं रहता है, इसलिए वो और सीवियर और वर्स जो है वो कंडीशन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ये तकलीफ देती है। ऐसी कंडीशन में काफ़ी सीवियर स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे काफ़ी तकलीफ होती है हमारे शरीर को। कॉजेस, एग्जैक्ट कॉजेज अननोन, अभी तक उसका पता नहीं चला। ये सिर्फ माना गया है कि ऑटोइम्यून सिस्टम के मिसगाइडेंस की वजह से, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इस तरीके की रोग होने की जो कारण बनता है। रिसर्चर्स थिंक दैट इट कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक हार्मोन्स एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स।
ऐसा उनका मानना है कि भाई जेनेटिक्स में जो चेंजेस आते हैं, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है और वो उसका कारण बनता है। विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इन्फेक्शन, स्मोकिंग और द फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में बी ट्रिगरिंग योर इम्यून सिस्टम टू अटैक योर जॉइंट। तो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना कि भाई हमारे जॉइंट्स को वो अफेक्ट करता है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई चोट वगैरह लगी है तो स्मोकिंग सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करता है, सिचुएशन को काफी सीवियर बना देता है स्मोकिंग। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस है, आप काफी तनाव में हो, चाहे फिजिकल है, इमोशनल है, किसी भी कारण का आपको स्ट्रेस है, तो वो कंडीशन में आपके जो जॉइंट्स हैं वो हमारे शरीर में देखते हैं कि फिजिकली मूवमेंट हम काफी डिस्टर्ब हो जाती है। ये कंडीशंस क्या करती हैं? ऑटोइम्यून सिस्टम को एक ट्रिगर करती हैं, उससे एक स्पार्क करती हैं कि वो जॉइंट्स पे अटैक करे। ठीक है, अगर जेनेटिक अगर है तो जेनेटिक्स का अगर है तो क्या है वो? साइंटिस्ट हैव स्टडीड मेनी जीन्स एज पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उनके रिसर्च के हिसाब से काफी ऐसे जीन्स हैं जो कि पोटेंशियल रिस्क फैक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के। सर्टेन जेनेटिक्स वेरिएशन एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कुछ जेनेटिक्स वेरिएंट हैं, कुछ नॉन जेनेटिक फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बनने के लिए। नॉन जेनेटिक फैक्टर इंक्लूड द सेक्स एंड एक्सपोजर टू द वेरिएंट्स एंड द पोलिटस। नॉन जेनेटिक्स एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, जो जीन्स में जो बदलाव आता है, वही तो सेक्स पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लीजिए, उसके कारण काफी चेंजेस आ जाते हैं। और किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आपका काम है जहाँ पे पोल्यूटेंट ज़्यादा है या फिर कह सकते हैं इरिटेंट्स ज़्यादा है, जहाँ पे धूल मिट्टी ऐसे कम ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके जीन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जेनेटिकली होता नहीं, पर इस एनवायरमेंटल की वजह से जीन डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये कारण बन जाता है। अब जेनेटिक क्या है? पीपल बॉर्न विद द वेरिएशंस इन द HLA। तो HLA के ऊपर भी मैं पहले के वीडियोज में क्लियर कर चुका हूँ। ह्यूमन ल्यूकोसाइड जो एंटीजन रहता है, जीन्स आर मोर लाइकली टू डेवलप द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। HLA में काफी ज्यादा वेरिएशंस आने की वजह से, जिसे ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन कहा जाता है, उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस आने की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बनते हैं। HLA जीन्स क्या करता है? HLA का मेन काम क्या है? HLA जीन्स हेल्प योर इम्यून सिस्टम टेल द डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन योर बॉडी मेक्स एंड द प्रोटीन फ्रॉम इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये भाई साहब ऑटो इम्यून सिस्टम को मार्गदर्शन देते हैं कि भाई ये जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी से रिलीज हुआ है, और ये जो प्रोटीन है जो इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया वायरस, उनकी तरफ से आया है, तो जा भाई उधर अटैक कर, उनको अफेक्ट कर, ताकि ये प्रोटीन अगर हमारे शरीर में चला गया तो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाएगा। ये बैक्टीरिया ने प्रोटीन जो फेंका है हमारे शरीर में, उसको जाके खत्म कर। तो ये जो डिफरेंस बताने वाला जो बनता है वो है HLA। अब HLA में अगर वेरिएशंस आ जाएंगे तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भाई साहब जो है वो मार्गदर्शन उससे सही नहीं कर पाएंगे कि भाई शरीर के प्रोटीन्स को अफेक्ट करना है कि इन्वेडर्स के प्रोटीन्स को अफेक्ट करना है। और इस पे कि ये किस तरीके से होता है, पहले के वीडियोस मैंने काफी अच्छे से ये पॉइंट जो है वो क्लियर किया हुआ है। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है? तो फैमिली हिस्ट्री, किसी को अगर हुआ है तो जेनेटिकली ट्रांसफर अगर ये होने के चांसेस, जैसे अभी हमने समझा जेनेटिकली। जेंडर, वुमेन्स में देखा गया है कि इसका परसेंटेज ज्यादा है। एक मीनोपॉज के हिसाब से भी उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, और उनमें काफी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक स्त्री के अंदर, एक समय के हिसाब से काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म होने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं दूध वगैरह के लिए, हर महीने जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं पीरियड्स की वजह से, और मीनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर बनता है फीमेल्स में। स्मोकिंग वर्स कर देगा इस सिचुएशन को। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो भी गया है, स्टेज 1 पे है अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग करते जा रहे हो तो ये सिचुएशन और वर्स कर देगा। ओबेसिटी, जाहिर सी बात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हमने कल समझा था कि वजन ज्यादा रहेगा तो जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता ही है। डायग्नोसिस, रूमेटोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट रहते हैं जॉइंट्स के, वो रूमेटोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर, काफी ज्यादा फैक्टर्स पे वो आपका डायग्नोसिस करते हैं। कौन से? एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन, देखेंगे आपके हाथ वगैरह सब जो है फिजिकली देखेंगे, अपने अनुभव के हिसाब से वो काफी चीजें एग्जामाइन करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, आपको शुगर है, बीपी है और क्या क्या तकलीफ है, वो सब आपकी हिस्ट्री जो है वो पूरा लेते हैं कि शरीर आपके घर में किसको अगर तकलीफ है तो क्या क्या है, वो सब पूरी इंफॉर्मेशन आपसे पहली बार में लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं, आपको क्या महसूस होता है, किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं, कुछ बुखार है, क्या है, ये सब जो है वो पूछा जाता है। ब्लड टेस्टिंग करवाई जाती है और इमेजिंग टेस्टिंग करवाई जाती है। अब आ जाओ ब्लड टेस्ट में क्या करवाते हैं, तो इसमें ESR और CRP करवाते हैं, और भी हैं।
तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR रहते हैं और C रिएक्टिव प्रोटीन, ये दोनों चीज़ों का जो लेवल है एक नॉर्मल व्यक्ति में, एक नॉर्मल एक पैरामीटर जो रहते हैं ब्लड टेस्टिंग के, इसमें मैं इसके पैरामीटर्स में नहीं जाऊंगा कि क्या इनकी रेंज रहती है। तो एक नॉर्मल जो रेंज रहती है, ये जब किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो इनकी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, एक ट्यूब रहता है, उसमें एक ब्लड जो है वो डाला जाता है, EDTA सैंपल जो डाले जाते हैं और उसमें देखा जाता है, एग्जामिन होता है कि ये जो एरिथ्रोसाइट मतलब क्या, रेड ब्लड सेल्स कितने समय में जो उनका नॉर्मल सेडिमेंटेशन है, मतलब वो सबसे नीचे जब वो बैठ जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े सेल्स हैं ये हमारे ब्लड्स के अंदर, तो ये सेडिमेंट होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे सेडिमेंट्स वो नीचे बैठ जाते हैं, इसे सेडिमेंट कहा जाता है। तो उसका रेट क्या है, तो ये कितने स्पीड से हो रहा है। तो नॉर्मली जब वो किसी व्यक्ति का अगर सब नॉर्मल है तो वो नॉर्मल तरीके से वो सेडिमेंट होंगे, धीरे धीरे सेडिमेंट होंगे, जो उनका एक समय है। लेकिन किसी व्यक्ति में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये क्या हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से ये रूमेटॉइड जो एरिथ्रोसाइट्स है मतलब RBC से वो चिपक जाती हैं। चिपक जाने की वजह से वो एक बड़ा एक ब्लॉक बन जाती है। ब्लॉक बनने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशन की वजह से वो तुरंत फास्ट वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो इनका जो रीडिंग है वो बढ़ जाती है। सेम C रिएक्टिव प्रोटीन है, जब वो इन्फेक्शन आता है, ये जब चीज़ें कब बढ़ती हैं, जब किसी कारण मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, और वो इन्फ्लामेशन किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, किसी इंजरी की वजह से हुआ है, कोई हेल्थ चैलेंजेस है जैसे कि कैंसर वगैरह, तो ये दोनों रीडिंग आप बढ़ा हुआ ही हमारे शरीर में देखने को मिलता है। ये C रिएक्टिव प्रोटीन। एक रहता है NTCCP, ये साइक्लिक साइट्रोलिनेटेड पेप्टाइड है, एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर किसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी व्यक्ति को NTCCP अगर देखना मतलब ये एंटीबॉडी उसके अंदर अगर डेवलप हो रही है तो 60 से 70% लोगों में देखा जाता है कि ये अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर जो है 80% पेशेंट में पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलता है। HLA-B27 जो है वो टेस्टिंग करवाई थी, एक प्रकार का उसका वेरिएंट है HLA-B का, वो अगर पॉजिटिव आता है तो भी देखने को इसका मिलता है। डायग्नोस्टिक का क्राइटेरिया क्या है, क्यों डायग्नोसिस करते हैं, ये देखने के लिए कि इनके पैरामीटर सही है, यानी अगर बड़े हुए हैं तो मेन पर्पज उसका डायग्नोसिस का यही है। उसके बाद आपका इमेजिंग टेस्टिंग करवाते हैं, जिसमें आपका जो एक्सरेज MRI जो है वो करवाते हैं, जिससे ये पता किया जा सकता है कि वो स्ट्रक्चर में कितना डैमेज हुआ है, जो जॉइंट स्ट्रक्चर है। ट्रीटमेंट गोल इज टू रिड्यूस द जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग। पर्पस क्या है, जो दर्द है वो कम हो जाए, जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए, ठीक है, मेन उसका ये। विल हेल्प टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द जॉइंट फंक्शन, ये चीजें हेल्प करेंगी एक जॉइंट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो काफी इंप्रूव रहे। लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू स्लो और स्टॉप द जॉइंट डैमेज। लंबे समय का जो ट्रीटमेंट का गोल है ये है कि भाई जो डैमेज जो है वो उसे काफी कंट्रोल में लाया जाए और ज्यादा ये वर्स ना हो सके, ताकि ये जो खराब जो है वो इससे कंडीशन को और खराब ना हो सके, इसका ट्रीटमेंट करके इसे कंट्रोल में लाया जा सके। ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंक्लूड द लाइफस्टाइल चेंजेस, थेरेपीज, मेडिसिन एंड सर्जरी। आपकी लाइफस्टाइल, खान पान मतलब आपको डाइट, एक्सरसाइज जो है वो बदलाया जाता है। थेरेपीज कुछ दी जाती हैं, अलग अलग फिजियोथेरेपी दी जाती हैं। मेडिकेशन के कुछ अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, वो आपके एज और आपके तकलीफ के हिसाब से वो दी जाती हैं। सर्जरी ये फाइनल है कि भाई अगर काफ़ी तकलीफ बढ़ गई है तो फिर फाइनल सर्जरी का ही ऑप्शन लिया जाता है। रूमेटोलॉजिस्ट विल कंसिडर योर एज, हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री एंड हाउ बैड योर सिम्टम्स आर व्हेन डिसाइडिंग ऑन ट्रीटमेंट। आपकी उम्र देखी जाती है, आपकी सेहत, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और कितने सिम्टम्स हैं आपके, वो सब चीज़ को फाइनलाइज करने के बाद, और अगर कुछ मेडिकल कंडीशन आए हैं आपको, वो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो सबको बैलेंस करते हुए आपको फिर एक ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट के अलग अलग हैं, जो मेडिकेशंस हैं उसके अलग अलग तरीके हैं। एक तो NSAID दी जाते हैं, जिसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहा जाता है, जिससे पेन किलर्स हम लोग कह सकते हैं। एक COX-2 इनहिबिटर है, ये भी NSAIDs की एक कैटेगरी है जो कि दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड जो हैं वो दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन के द्वारा भी दिए जाते हैं, कुछ ओरली भी दिए जाते हैं। डिमार्स जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो रहती हैं, तो वो एक दिए जाते हैं, या फिर जेनस काइनेस यानी कि जैक इनहिबिटर दिए जाते हैं, ये भी डिमार्स का ही एक कैटेगरी है उसका, ये एंटी रूमेटिक ड्रग्स का ही एक कैटेगरी है। इसमें सल्फासालाजेन, मिथोट्रेक्सेस, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इस तरीके के ड्रग्स जो है ज़्यादातर दिए जाते हैं, और इसका पैकेज एक बना हुआ रहता है, वो आपकी सीवियरिटी के हिसाब से डोजेस बने हुए रहते हैं, उस हिसाब से वो दिए जाते हैं। इसमें इंजेक्टेबल्स भी आजकल आगे आ गए हैं। बायोलॉजिकल्स मैंने आपको पहले की वीडियो में समझाया था कि ये जो
फॉर एग्जाम्पल HLA-B जो है वो मिसगाइडेड करते हो जाता है। तो ऐसे जो फैक्टर्स बनते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मिसगाइडेड करते हैं, जिसकी वजह से जो एक वर्स सिचुएशन हो जाती है, तो वो वर्स सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डाइट और एक्सरसाइज आपको दी जाती है कि किस तरीके का डाइट आपको लेना है, कौन सी चीज़ आपको खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन सी चीज़ें जो आपका जो इन्फ्लामेशन है वो बढ़ा देगा, या कौन सी चीज़ों में आपका इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इस तरीके का एक डाइट चार्ट बनाया जाता है। कुछ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ओकेशनल थेरेपी आपको जो है वो रिकमेंड की जाती है। उस हिसाब से आपका एक पूरा चार्ट जो है वो बनता है इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। सर्जरी फाइनल ऑप्शन अगर है कि सर्जरी अभी ट्रीटमेंट का एकदम फाइनल स्टेज आ गया है, तो नी रिप्लेसमेंट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा नीज में देखने को मिलता है, फिंगर्स वगैरह में देखते हैं, फिंगर्स का ट्रीटमेंट से हो जाता है। हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे या फिर अदर सर्जरी टू करेक्ट द डिफॉर्मिटीज। यहाँ पे अगर हुआ है तो इसको कट करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफॉर्मिटी ठीक करके इसको फिंगर को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके की छोटी छोटी सर्जरीज जो है वो की जाती हैं। अगर ये फाइनल स्टेज अगर आ गया है, कोई दवाई आपको असर नहीं कर रही है, कोई ट्रीटमेंट आपको असर नहीं कर रही है, फाइनल ऑप्शन जो है सर्जरी, और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन बनती है सर्जरी, और आपकी लाइफ पूरी वर्स हो जाती है। तो अच्छा खाएं, स्वस्थ माहौल में रहें, कोई भी बुरी आदत आप अपने शरीर में न जाने दें, जिससे आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।